बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। हम आज एक ऐसी कामयाब स्टोरी, रियल कामयाब स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हैं। एक ऐसे शख्स की स्टोरी जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया जब उन्होंने खेलना शुरू किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल नंगे पाँव से खेलना शुरू किया और खेलते खेलते ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की। और आज माशाल्लाह एक फेम फुटबॉल क्लब है जिनके ये कोच भी हैं इन्होंने, और वापडा की तरफ से भी खेल रहे हैं। हम इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे, इनसे पूछेंगे किस तरह से इन्होंने अपने इस करियर का आगाज़ किया और इसके अंदर इन्होंने किस किस तरह की मुश्किलात देखी और आगे इनका एम क्या है, कहाँ तक ये जाना चाहते हैं। तो मैं आपका तारुफ करवाता हूँ उस्मान गनी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर हम आपको बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। सर हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि आपने कब स्टार्ट किया और किस तरह के हालात थे जब आपने ये शुरू किया अपना करियर। जी, ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास तो खेलने के लिए शूज़ भी नहीं थे और मुझे पता भी नहीं था कि शूज़ भी होते हैं। तो जब मैं स्टार्ट किया तो मैं पहले क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट में आपको पता है ना, शूज़ की ज़रूरत किसी की ज़रूरत नहीं, तो हम लोग टेप बॉल खेलते थे। तो एक दिन ऐसे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो फिर मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले के लड़के जो है ना वो खेलते थे, तो वो फुटबॉल खेलते थे, ऐसे नंगे पाँव खेलते रहते थे। मैंने उनको देखा, यार ये तो सारे बड़े हैप्पी हैं, यानी ये बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं यार सारी, ये तो गेम ही बड़ी मज़ेदार है, सारे खेल रहे हैं, इसमें किसी की बारी आने या ना आने या बॉलिंग करवाने या बैटिंग करने का तो सीन ही नहीं है। तो मैंने बैठे उनको देखा, मैं बड़ा खुश होता था। हालांकि मैं खेला तो नहीं जाता था, कोई 20 मिनट्स या कोई इस तरह करके मैं देखा करना। उसके बाद कोई आफ्टर 20 डेज़ तक मैंने उन्हें कहा कि मुझे खिलाएँ। उन्होंने ऐसे कहा, जी हम ना आपको नहीं खिलाते, छोटे हो आप, बच्चे हो, बॉल लग जाएगी। तो मेरी एज ही 13 ईयर या 14 ईयर। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार ये तो मुझे खिलाना ही नहीं चाहते, तो मैं कैसे करूँ। तो मेरा भाई खेलता था, मैंने फिर उसको कहा कि भाई ऐसे मुझे खेलने दो। तो उसने मुझे 12 लोगों और सब लोगों के साथ एग्री किया, उसने नहीं खेलने दिया। तो कुछ डेज ऐसे गुजरे, तो एक दिन उनके पास एक लड़का कम था, तो उन्होंने कहा आ जाओ जी, तुम ही आ जाओ। उन्होंने मुझे गोलकीपर खड़ा कर लिया। जब उन्होंने मुझे गोलकीपर खड़ा किया तो मैंने वहाँ पे अच्छे अच्छे सेव किए, मैंने वहाँ पे खेला। तो टैलेंटेड, ये कुछ टैलेंट होता है अल्लाह की तरफ से भी इंसान में होता है, कुछ वैसे भी मैं एनर्जेटिक था, तो मैंने वो सेव कर लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये तो बच्चा ठीक है, तो इसको खिला लिया करें। अब वो मुझे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जब खिलाना शुरू कर दिया तो मैं रेगुलर हो गया, बाकी लोग बीच में रेगुलर नहीं। इसी तरह एक दिन फुटबॉल का मसला बढ़ गया कि जो लड़का फुटबॉल लेके आता था वो नहीं आया, तो सारे खड़े मुंह देख रहे थे। हमारे में एक तो फुटबॉल होता था, तो उन्होंने कहा जी ये आप ना उस्मान को दे दिया करो, ये रेगुलर आता है। किस जगह से स्टार्टअप किया आपने? ये लाहौर से? लाहौर से। ये जो है नवाशी पार्क है, इसमें हमें खेलने की इजाज़त होती थी। अब तो माहौल ही वो नहीं रहा, अब तो सिक्योरिटी वाले मना कर देते हैं। तो पहले हम खेला करते थे तो कोई मना नहीं करता था, तो लोग वॉक भी करते थे, सारा कुछ होता था। हम लोगों की ख्याल भी रखते थे कि किसी को चोट ना लगे या किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो। तो अब उस तरह का सीन नहीं है, अब सिक्योरिटी वाले मना करते हैं। खैर, मगर दूसरी फील्ड्स बड़ी ओपन हो गई हैं खेलने के लिए, अगर कोई खेलना चाहे तो वो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि इसको बॉल दे देते हैं। मुझे बॉल दे दिया, मैंने बॉल लेके तो मैं रोज़ाना पहले ही आ जाया करना, मैंने आके खेला करना। कुछ ही डेज़ में, कोई एक साल में मैं इतना इम्प्रूव कर गया कि मैं बहुत अच्छा खेलना शुरू हो गया। मैं स्कूल की टीम बनी, तो स्कूल मैं 8 क्लास में था स्कूल की टीम में। तो मैंने क्या किया, मैं 8 क्लास में आया तो मैं स्कूल की टीम में मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो 7 क्लास में मुझे सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं खेलता था। मैं क्रिकेट खेलता तो मैं क्रिकेट में खिलाते थे। तो 8 क्लास में उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। मैंने फिर 9th क्लास में आते आते, मॉडल हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, 9th क्लास में आते आते जब मैं 9th क्लास में आया तो मैंने क्या देखा कि मुझे तो टीम में मैं अच्छा प्लेयर हूँ, तो मुझे ना पीटी ने मुझे ना कैप्टन बना दिया। मैंने 9th और 10th में कैप्टन बनाया। हमने 1983 में हमारी मॉडल हाई स्कूल जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है वो जीती थी। ओके। 1983। फिर 2005 में मेरे होते हुए जीती, यानी उसके बाद 17 कितने होते हैं 22 ईयर्स तक कोई भी नहीं जीता। तो हम लोग फिर गोल्ड हुए, फिर वहाँ से हम बोर्ड खेलने गए, बोर्ड भी हम विन कर गए। जब हम बोर्ड की तरफ से बोर्ड में होते हैं, जब इंटर कॉलेजिएट होता है ना, वो उसकी बोर्ड की टीम बनती है। मैं मैट्रिक में था और मैं बोर्ड की टीम में सेलेक्ट हो गया। वेरी गुड। फिर मैंने बोर्ड की टीम में सेलेक्ट हो, हालांकि मैट्रिक का बच्चा नहीं होता, तो मैं मैट्रिक में था, मैं फिर भी बोर्ड की टीम में खेल रहा था। अच्छा सर, मैं आपको रोकूंगा, मुझे बताइएगा कि आप हमें बता रहे थे कि पहले शूज़ आपने कैसे लिए थे? पहले शूज़ कैसे लिए थे? पहले शूज़ मैंने ऐसे लिए थे, मेरे अब्बा जी सरकारी मुलाजिम थे। मेरे अब्बू जो हैं वो SDO रिटायर्ड हुए हैं, तो वो LDA में होते थे, वो करप्शन नहीं करते थे, 2 नंबर आदमी नहीं थे।
तो वो बेचारे की इतनी तनख्वाह अबू की नहीं होती थी कि 5 बच्चे, हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, 5 भाई थे 1 बहन, उनको पढ़ाना भी सारों को, और मेरे ख्याल से तब हार्डली तनख्वाह भी कोई 20-22 हज़ार होगी उस टाइम पे, यानी कि ये मैं 2001 की या 2003 की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो इसमें इतनी सैलरी थी, उस सैलरी में बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, घर का सर्किट भी चलाना, घर हमारा अपना था। तो खैर मेरे अब्बू के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो वो बेचारे हमें जितने भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे वो हमें पैसे देते थे। उन्होंने मुझे 5 रुपीज़ दिया करने के, ये बच्चे जी तुमने ऐसे, तब 1-2 रुपये का नान आता था, खैर तो वो छुट्टी में लेना तो खाना इस तरह। तो वो हुआ क्या कि मैंने ना उसको जोड़ना शुरू कर दिया, अब कभी 3 रुपये बचाने, कभी 4 रुपये बचाने, कभी 5 बचा लेने, कभी कुछ ना खाना, इस तरह के हालात कर करके तो मैंने 250 रुपये के शूज़ खरीदे, और 250 रुपये के जो शूज़ खरीदे तो वो मैं अब खेलता, मुझे शौक इतना था, मैं 3-3 टाइम खेलना शुरू कर दिया शूज़ों के साथ। तो वो शूज़ पहले ही मैं अच्छे नहीं लेके आया था, तो मैंने वो कहाँ से लिए थे पहले शूज़ आपने? तो मैंने पहले शूज़ खरीदे थे लंडे से, यानी जो कि बाहर से अगर किसी को ना समझ आए तो वो बाहर से जो शूज़ आते हैं, यानी कि बाहर से जो आप समझते हैं कि यूज्ड हुए शूज़ आते हैं, वो वाले शूज़ मैंने खरीदे। तो वो खरीदे तो वो फट गए, वो उसने अल्फी वगैरह कुछ लगाया हुआ था, मुझे नहीं पता चला, बहरहाल वो फट गए। जब वो फट गए तो मैं सिलाई करवाने गया, तो सिलाई कराने गया तो उसने मेरे से 25 रुपये मांगे दोनों शूज़ों के ना सिलाई करने। अच्छा। वो 25 रुपये मेरे लिए बड़े ज़्यादा थे, तो मैंने उसको कहा कि कॉबलर को मैंने कहा कि यार ये भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो आप कुछ करो अंकल, मुझे ये सिलाई कर दो। तो मैंने उसको बड़ा मैंने कहा, तो उसने पहले इंसिस्ट किया कि नहीं यार मेरे पास नहीं काम बड़ा ये वो, फिर मैंने उससे कहा मुझे बड़ा शौक है, वो मान गया। उसको मैंने कहा मैं आपको डेली पैसे दे जाया करूँगा, ये मेरा वादा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के वादा फिर हम पूरा करते थे। मैंने फिर उसको रोज़ाना की बेस पे कभी 2 रुपये कभी 3 रुपये जाते हुए मैंने उसे देते जाना, तो मैंने उसे उसके 25 रुपये पूरे कर दिए। जब मैंने उसे 25 रुपये उसके पूरे कर दिए तो बड़ा हैप्पी हुआ, बड़ा खुश हुआ कि यार ऐसे ईमानदार बच्चे भी होते हैं, यानी कि वो रोज़ाना की बेस पे मुझे आके फिर उसने मेरे शूज़ कभी फ्री भी सिलाई कर देने उसने। फिर एक वक्त आया कि वो शूज़ को अब ना पैच लगने थे, क्योंकि नहीं पैसे थे मैं कहाँ से लेता, उसने ना ऐसे करके शूज़ के आगे पैच लगता है, उसने वो पैच लगा के देना शुरू किए कि चल इसका किसी तरह गुजारा हो जाए। फिर इसी तरह लोग आते गए और लोगों ने मामला शुरू किए। फिर कुछ दोस्त ऐसे थे, मैंने क्या किया वहाँ से मैंने ना फिर सुबह के टाइम लोग नोट किए, वो सुबह के टाइम जो लोग थे ना वो खेलते थे। अच्छा। अब सुबह के टाइम में जो लोग खेलने आते थे ना, किसी के पास शूज़ थे किसी के पास शूज़ नहीं थे, यानी वो मिक्स वाले थे, उसमें शूज़ों वाले भी थे, शूज़ों के बगैर वाले भी होते थे लोग। खैर अब वो सारे वहाँ पे देखा, मैंने कहा यार ये लोग तो कुछ थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं, यानी कि ये हमारे महल्ले के लड़के भी अच्छे खेलते थे, मगर ये मैंने कहा शूज़ के साथ खेलते हैं। मैंने कहा मैं ना इनके साथ खेला करूँगा। मैंने उनके साथ सुबह आके खेलना शुरू, मैंने यूनिफॉर्म में आना, घर से फजर पढ़नी, यूनिफॉर्म पहन लेना। तो मैंने कहा ना मैं स्कूल जा रहा हूँ, अम्मी ने कहा अच्छा तू इतनी जल्दी जा रहा है, स्कूल का टाइम 7 बजे, तू इतनी जल्दी क्यों चला है? मैं कहा मैं रास्ते में पहले खेलता हूँ फिर जाता हूँ। सही। अम्मी ने कहा तो यूनिफॉर्म तुम उधर जाके पहना करो। मैं कहा नहीं यूनिफॉर्म, मैंने यूनिफॉर्म वहाँ पहनना, इधर आना, शॉर्ट पहननी, शर्ट पहननी, वो यूनिफॉर्म उतार के ऐसे करके साफ साफ रखना। मेरी आदत थी, मैं यूनिफॉर्म भी साफ नीट बिल्कुल पहनता था। मैंने 3 शर्टें ली हुई थी, मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन भी इस मामले में बड़े अच्छे थे, उन्होंने ना बड़ा ही सपोर्ट करना इस काम में, पढ़ाई के काम में बड़ा ही सपोर्ट करना। 2 पैंट लेके देनी, 3 शर्टें, कोई बड़े भाई की भी आ जाती थी, जो भाई पास आउट होकर जाता था उसकी भी आ जाती थी, तो वो वाली भी पहन लेनी। एक शर्ट, वाइट शर्टें मेरे पास 3 थी, मैं उसमें से एक, मेरी अम्मी जो थी वो कोशिश करती थी कि जो है ना मैं इसको नीट ही पहनाऊँ, क्योंकि मेरी आदत थी, और मेरी आदत थी, मैं 3-3 टाइम नहाता भी था। आज स्पोर्ट्समैन था, वैसे वो पसीना भी आता था, तो मुझे नहाने की बड़ी आदत थी। तो मेरी वालदा को मेरी आदत का पता था कि ये मेरा बच्चा साफ़ रहना पसंद करता है, ये साफ़ कपड़े पहनता है। खैर तो वो क्या हुआ, तो मैं वहाँ आके रख देता था, तो रख के तो खेलना शुरू कर देना। खेल के फिर मैंने दोबारा से जाना और जाके वो अपने कपड़े पहनने और स्कूल शूज़ वगैरह पहन के स्कूल पढ़ना सारा दिन। वहाँ से फ्री होना तो यहाँ मदरसे के लोग आते थे खेलने के लिए। मदरसे में जो लोग पढ़ते हैं ना वो असर के बाद आते हैं, असर के बाद मैंने उनके साथ खेलना शुरू कर देना। ये हो गया 2 दफ़ा। अब तीसरी दफ़ा मैंने किन के साथ खेलना, मैंने जब यहाँ से निकलना ना, तो ये मॉडल टाउन डी ब्लॉक में लाइटें होती थी, 1-2 लाइटें तब लगी होती थी, आज अब तो वो प्रॉपर एक क्लब बना हुआ है ना, वहाँ पे 2-3 लाइटें होती थी, वहाँ पे लोग जाके खेलते थे। तो मैं देखता था अच्छा ये, मैं कभी उनके साथ खेलने चला जाता था। तो 2 तो मेरी कंफर्म थी ना, सुबह
और ये असर के बाद और उसके बाद मगरिब के बाद या इशा के बाद जो है ना वो उधर मैं होता था, वो भी बहुत रेयर टाइम होता था, बहुत कम। मतलब वो आप कह लें कि अगर 1 मंथ में मैं वहाँ पे 15 डेज जाता हूँ। ओके, तो इस तरह के मामला थे। तो उस्मान भाई बताइएगा कि अभी आप किस किस लेवल तक खेल रहे हैं और किस किस क्लब की कोचिंग कर रहे हैं आप? मैं जो खेल रहा हूँ वो ये मेरा जो क्लब है फेम, इसके लिए मैं खेल रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं मुझे कैप्टन बने हुए। वेरी उससे पहले मैं एज प्लेयर भी खेलता रहा हूँ। मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं इस क्लब में, और 14 साल से मैं इसी क्लब में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले मैं एक क्लब में खेलता था, वो क्लब में मैंने तकरीबन 4 साल खेला हूँ। रेडर्स फुटबॉल क्लब है, उसमें खेलता रहा हूँ। तो वो मैंने छोड़ दिया, तो मैं फिर इधर आ गया। मैं यहाँ पे 14 साल से मैं यहीं पे हूँ। और जो कोचिंग है, कोचिंग में एचिसन कॉलेज में होता हूँ, वहाँ पे मैं एज फुटबॉल कोच भी हूँ। तो मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एज स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मैं अपनी गेम का फुटबॉल का अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में कोचिंग में पर्सनल बच्चों को भी कोचिंग करता हूँ, जो ट्रेनिंग जो बच्चों की नीड होती है। मेरे 2 बच्चे हैं जो उज़्बेकिस्तान में खेल रहे हैं, उन बच्चों को भी मैंने कुछ कोच किया हुआ है। अब मेरा एक बच्चा है हमज़ा इब्राहिम ख़ान, वो बच्चा अभी उज़्बेकिस्तान से अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है चेक में, ठीक है। तो वो बच्चा अभी मेरा वहाँ पे जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो प्लेयर ट्रेन किए हैं वो किसी न किसी जगह पे पहुँच रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा 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 मेरी कोचिंग में ये है कि देखो प्लेयर बनना एक इतना बड़ा काम नहीं है जितना कि प्लेयर बनाना। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर प्लेयर बड़ा हूँ या ना हूँ, या मैं अच्छा प्लेयर हूँ या नहीं हूँ, मुझे प्लेयर अच्छा ट्रेन करना चाहिए। अगर मैं आज अच्छा प्लेयर ट्रेन नहीं करूँगा तो कल को कोई मेरे जैसा उस्मान या रोनाल्डो या मेसी या कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं कोई बन पाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है अपने मुल्क के लिए एक अच्छे प्लेयर बनाना, ठीक है। तो मैं एज़ प्लेयर जितना मर्ज़ी खेल लूँ, और जो कोचिंग है ना, कोचिंग में सबसे बड़ा मज़ा ये है जब आप अपने प्लेयर को किसी अच्छी जगह पे देखते हो। आज मेरे कोचेज़ हैं, वो मुझे देखते होंगे तो बड़े खुश होते हैं। मेरे कोच थे शाह जी, मैंने फ़ुटबॉल उनके पास पहली दफ़ा प्रोफेशनल फ़ुटबॉल उनके पास शुरू किया था। वो डीपीएस में होते थे, तो डीपीएस की एक टीम थी पब्लिकन, मैं उस टीम के लिए बॉल पिकर था। मैं उस टीम के लिए बॉल उठाता था, यानी कि अगर वो उसका कहीं मैच होता था ना, तो मतलब कि वो हार रही है तो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, मैं भागा जाता था, जाके बॉल उठा के जल्दी से ला के देता था कि टाइम वेस्ट ना हो। मैं ऐसा प्लेयर था। तो मैं उस टीम के लिए बॉल उठाता था। एक वक्त आया उस टीम के लिए मैं मेन प्लेयर था। तो आप जब हिम्मत मारते हैं ना, तो आप इस चीज़ के लिए हिम्मत नहीं, अपनी नीयत साफ़ रखें, अपने रास्ते क्लियर रखें। नीयत क्या साफ़ रखें। अब मैं जब बॉल उठाता था तो मैं अगर ये कहता कि यार मैं तो बॉल उठाने जाता हूँ, ये तो मुझे समझते ही कुछ नहीं है, तो मैं कभी भी कुछ ना बन पाता। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइए कि जो बड़े सारे प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आए होंगे, कभी आपने अपने माली मसाइल से या प्रॉब्लम से तंग आके इस फील्ड को छोड़ने की सोचा या छोड़ने की कोशिश की इसको, और किस तरह के माली मसाइल आए हैं आपको? फुटबॉल को तो मैंने छोड़ने का कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल से करता हूँ प्यार, पहली बात है। क्योंकि ये समझ लें मेरी ज़िंदगी का ना एक ऐसा हिस्सा है कि मैं कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ कि क्या जन्नत में फ़ुटबॉल होगी। मैं कभी ये सोचता हूँ कभी कभी। तो मैं ऐसा जुनूनी हूँ। मैं तो फुटबॉल लेता था ना, तो फुटबॉल मैं अपने साथ रख के, जब नया फुटबॉल लेता था ना, तो मैं फ़ुटबॉल अपने साथ रख के सोता था, और मैं सारी रात ख्वाब देखता था कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। अभी भी जब तक मेरे अंदर ये जोश रहा है कि मैं यूरोप में जाके खेलूँ, मेरा बड़ा दिल करता था, मगर यार माली तौर पे मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं अपना वीज़ा लगवाऊँ और बाहर चला जाऊँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे वालदैन बेचारे मेरे लिए क्या कर सकते थे, वो देखो अपने दूसरे 5 बच्चों को और साथ पालें कि मेरी ख्वाहिशात पूरी करें, तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। तो वो बॉल लेके सोचता था। मैंने तो कभी फुटबॉल छोड़ने का नहीं सोचा था कभी भी, क्योंकि मैंने अपने कोई बड़े किसी की ऐसी बात जिसने आपको डिसअपॉइंट किया हो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर टर्न आया हो? हाँ, मेरी लाइफ में टर्न आया जब मैंने 2013 में मैंने एमएससी की थी। तो मैंने ना एक कारोबार शुरू किया। उस कारोबार में मुझे ना माली तौर पे ना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि मैं बड़ा भरोसेमंद बंदा था, मैं लोगों पे यकीन बड़ा करता हूँ। तो हुआ ऐसा कि मैंने देखा, और मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं पहले लोगों को पॉजिटिव देखता हूँ, पहले क्वालिटी देखनी चाहिए हमेशा इंसान को, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव अगर मैं पहले ये कहूँ कि ये इंटरव्यू जो मैं दे रहा हूँ आज, ये इंटरव्यू का पहले ही इसका रद्द अमल गलत आएगा, तो मैं कभी ऐसा करूँगा ही नहीं। तो मुझे चाहिए कि मैं पॉजिटिव सोचूं कि हो सकता है यार ये लोग देखें और इससे मोटिवेट हों
यार लोग इतने motivate देखें, होंगे। हाँ कोई हो सकता है कोई ऐसा बंदा जो मेरी तरह लाइफ में फंसा हो और वो ज़िंदगी में अब आगे ना निकल रहा हो और मुझे मेरी ये सुने और सुन के वो कहे अच्छा यार ये बंदा निकल सकता है तो मैं भी निकल, वो उसको उम्मीद की किरण नज़र आए, उसको ये नज़र आए कि यार मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। यार ये तो मैं तो नुकसान कुछ भी नहीं किया, इस बंदे को तो इतना नुकसान हो गया, वो ज़िंदगी में फिर आगे चल रहा है, वो खुश है और हैप्पी है, उसने कभी भी इसको छोड़ने की। मैं तो एक दफ़ा ज़िंदगी से भी हार गया था। वो आप जो मुझे पूछा है कि क्या मसला मसाइल था, मैंने कारोबार शुरू किया 13 में, 14 में मुझे 28 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो तब मेरी इनकम क्या थी, 12,000 रुपये मुझे वापडा देती थी, मैं वापडा की तरफ से खेलता हूँ, मैं वापडा का प्लेयर हूँ। 12,000 रुपये मुझे वापडा देती थी, 12,000 में 28 लाख रुपए का आप कर्ज उतार सकते हो? कभी नहीं उतार सकते। तो मैं इतना मुश्किल, इतने क्राइसिस में जो मेरे पास कैपिटल था, जो मेरे पास पैसे वापस आए वो 6 से 7 लाख रुपए थे मुश्किल से। वो 6 से 7 लाख रुपया आपने वो मैंने क्या किया, जिसके देने किसी को 50 दिया, किसी को लाख दिया, मुश्किल से वो बड़े। अब लोग मेरे से पैसे मांगना शुरू हो गए। तो उसमें सबसे हार्ड टाइम मेरे ऊपर ये था जब मैं अपनी फैमिली में अपने घर बैठता था, तो 12 लाख रुपए मैंने अपनी फैमिली का देना था। अब जब भी मैं आता था वो मेरे बड़े भाई का था, मेरे भाई सऊदीया होते हैं, दोनों ने कमाया था, वो बेचारा भी वहाँ मेहनत कर रहा है। तो खैर वो जो पैसे आए ना, तो वो पैसे अब वालदेन जो है ना, वो तो आपके बच्चों का या पैसा कहते हैं कि ये मेरे बच्चों का, तो दो वापस। तो मैं घर आता था तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात होती थी। मुझे मेरा दिल करता था मैं घर ही ना जाऊँ, मैं 2-2 दिन घर नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल होती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं घर जाऊँगा मुझे वो क्वेश्चन करेंगे, मेरे लिए फिर मसला होगा। वो मुझे कहते थे पैसे लाओ, तुम जाओ जाके। अब देखो जिससे मैंने पैसे लेने हैं तो वो बंदा मुझे ऐसे तो नहीं जाते साथ दे देगा, वो तो मुझे खपा रहा था। वो बंदा, उसका आगे हमने एक बंदा रखा था, वो पैसे लेके दुबई भाग गया था। अच्छा, अब वो बंदा मुझे कहाँ से दे, क्योंकि वो बंदा भी मेरी तरह मजदूर था। जो बंदे काम करते हैं या जो बंदे पैसा लेते हैं या जो बंदे करते हैं उन लोगों के, अब वो मुझे कहे कि मैं क्या करूं, मैं तो इस मसले से कैसे तुम्हें निकालूं। मैं कहा ये मसला तुम्हारा ज़्यादा है, ये तुम्हारी गलती की वजह से सारा कुछ हुआ, इसमें मेरी गलती बहुत कम थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने सिर्फ सारा कुछ उसके हैंड ओवर इसलिए किया था क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं खेलता था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था। दूसरा, मैं सिर्फ उसको चीज़ों को देखता था, देख के उसको मैनेज करता था। मैं उस इतनी डीपली चीज़ें नहीं जाता था कि मैं नीचे ग्राउंड रियलिटी तक चीज़ें खरीदने जाऊँ, ठीक है, मैं वहाँ तक नहीं जाता था। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट इस तरह हुआ कि मैंने एक बंदे के पैसे देने थे तो मेरी पे आई, तो मैंने उसको अपने साथ लेके गया। तो मैंने उसे बताया मेरे बड़े बुरे हालात हैं, तो उसको मैंने कहा कि ये मेरी पे आई है। मेरे उसने कहा पहले बैलेंस चेक करो। मैंने बैलेंस चेक किया तो 12,500 के 700 600 था। मैंने देखा, मैंने कहा यार इतने पैसे हैं। तो उसने मुझे कहा तो ये तुम ऐसे करो 12,500 निकालो ना। मैंने कार्ड लगाया, मैंने पिन दिया, निकाला। वो 12,500 में से उस बंदे ने मेरे ऊपर इतना तरस नहीं खाया कि यार इस बंदे को मैं 500 रुपये दे दूँ कि चल यार ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर। बहरहाल खैर वो बड़ा हार्ड टाइम था। कभी कभी बड़ी तकलीफ़ होती है देख के और सुन के, देख खुद के साथ भी होता है, याद करके भी बड़ी होती है। फिर मैं देखता हूँ कि देखो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत, कैसा निज़ाम है अल्लाह का। अल्लाह ने आज मुझे उस जैसे कितने 12,000, उस जैसे कितने 500, उस जैसे कितने अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतने क्राइसिस से निकल के मुझे अल्लाह 2-2 गाड़ियाँ भी देगा, मेरे पास अपना घर भी होगा, मेरे पास सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। कभी नहीं सोचा था। तो ये ज़िंदगी में एक हार्श कह लें कि एक सख्त वक्त आया था, वो अभी गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं ज़िंदगी में बड़ी अच्छी जगह पे स्टैंड हूँ, एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, टीचर हूँ मैं एचएसएन कॉलेज में। वापडा के लिए मैं खेलता हूँ, वापडा मुझे घर बैठे पे करती है। ये फेम फुटबॉल क्लब है, यहाँ पे हमारे जो ओनर हैं ज़िया भाई, हमारे क्लब के मालिक हैं, वो बंदा बड़ा शौकीन है। मैंने पूरी पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं देखा। उस बंदे ने इतना को माली सपोर्ट करता है ना लोगों को, इतना माली, प्लेयर भी बहुत अच्छा है, इतना लोगों को माली, खुद भी खेलते हैं। अच्छा। और अभी खेलते हैं मगर वो अभी टीम में नहीं खेलते, कोचिंग करते हैं। बहुत आला बंदा। मैंने पाकिस्तान में कराची भी खेला, मैं इस्लामाबाद भी रहा। कराची में सुई सर्दन गैस के साथ 2 माह रहा वहाँ पे। मैंने 2 माह के बाद आ गया, फिर मैं वहाँ पे 8 माह रहने गया। मैंने 8 माह और 2 माह 10 माह में मैंने वहाँ पे एक बंदा ऐसा नहीं देखा जो किसी बंदे को माली तौर पे सपोर्ट करके कहे फुटबॉल खेलो। फिर मैं इस्लामाबाद में रहा, मैं एचईसी का कैप्टन था 2008 में। मैं एचईसी का कैप्टन था, जीसीसी में पढ़ा हूँ। तो मैं उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो मैंने आपको अभी अपनी स्टडीज़ भी बताऊँगा
तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पे सर भी बताएं कि आपकी मुकम्मल क्वालिफिकेशन किस तरह से आपने हासिल की। मैंने जो मुकम्मल क्वालिफ़िकेशन है वो ये ऐसे है कि मैंने जब मैट्रिक किया तो मैं बड़ा नालायक स्टूडेंट था। मैट्रिक कहाँ से किया आपने? मैट्रिक मैंने किया इधर मॉडल हाई स्कूल से। अच्छा अच्छा। तो मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरा डी ग्रेड आया। तो मैं नालायक स्टूडेंट था, मगर मैं पढ़ने में लायक था, मगर वैसे मैं ना ध्यान नहीं देता था। तो वो क्या हुआ, इंटर आया तो इंटर में भी डी ग्रेड। तो वो मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था। मेरे ना जो सब्जेक्ट थे ना उनको स्टार लग के पास होते थे। तो मेरी किस्मत देखो कि एक 2 सब्जेक्ट में भी स्टार लग जाता, तो एक मैट्रिक में मेरे 3 में स्टार लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो वो मैं पास हो गया बहरहाल। तो जब मैं ग्रेजुएशन में आया ना तो मैं फिर माशाल्लाह मैंने पढ़ना शुरू किया। ग्रेजुएशन में आके मैंने क्या किया, मैंने बीकॉम प्लस बीएससी ऑनर्स किया हुआ है। वेरी गुड। मैंने जीसी से बीएससी ऑनर्स किया हुआ है और मेरे पास जीसी का रोल ऑफ ऑनर है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं टोटल फ्री पढ़ा हूँ। मुझे याद ही ना, नहीं तो मैं आपके पास लेके आता अपनी फ़ी चलान। आप जीसी में मैं टोटल 4800 में पढ़ा हूँ। 1200 रुपये मेरी सालाना फ़ीस, कोई नहीं आज पढ़ सकता। तो एक स्कॉलरशिप थी। फिर उसके बाद मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो पंजाब कॉलेज 10 रुपये का मेरा फ़ी चलान है। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ऐसा भी कभी अगर फ़ी मिलेगा चलान तो होता है। बताइएगा, हम वीडियो में ऐड करेंगे तो दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को। बिल्कुल वो मिलेगा। मैं आपको अपना रोल नंबर स्लिप, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना सारा आपको वो मैं दूंगा इंशाल्लाह। वो आप उसमें ऐड कीजिएगा। उसमें बेशक आप नीचे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स में बेशक उनको वो मेरी पेश कर दीजिएगा। आपको फिर पता चलेगा कि यार ये वो मेरे पर पड़ी हैं। तो मुझे याद नहीं रहा कि इस टॉपिक पे बात होगी, मैं समझा शायद फुटबॉल के ऊपर ही होगी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैंने एमएससी की है। एमएससी मैंने की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मैंने एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेस की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं पढ़ भी गया हूँ, मैं खेला भी अच्छा हूँ। तो मैं जब पढ़ता था, जब मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स तब मेरे साथ बड़ा मुश्किल वक्त आया। तो फुटबॉल का एक मुश्किल वक्त ये बताता हूँ कि मैं मैट्रिक में जब मेरा फेल हुआ 9th क्लास में, मेरी केमिस्ट्री में सप्ली आ गई। मेरे भाई ने मेरे शूज़ कैंची के साथ काट दिए। मेरे शिन पैड होते हैं जो पहन आप अपनी शिन बोन को बचाने के लिए पहनते हैं, वो फाड़ दिए, वो काट दिए बिल्कुल। तो ऐसे करके सॉक्स, मेरी सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी ना क्लास 7 से 9 तक, अच्छा सब वो सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा। उन्होंने मुझे ज़ीरो पे ले आए। अब ज़ीरो पे ले आए, अब ना मेरे पास शर्ट, ना मेरे पास शर्ट, अब कुछ नहीं मेरे पास। सुबह मैं आता था, यूनिफॉर्म में खेलना शुरू कर दिया। अब यूनिफॉर्म मेरा गंदा होता था, फिर सारा दिन ना गीला गीला रहता है। आपको पता है सुबह ओस पड़ी होती है, तो वो ओस के साथ ना जो सुबह सुबह ड्यू होती है ना ग्रास पे, वो शूज़ों में चली जाती थी। तो वो सारा दिन बड़ा मुश्किल गुजरना कि वो जी गीले गीले शूज़ भी गीले रहने और वो जी सारे पैंट भी गीली रहनी। तो वो फिर क्या हुआ, फिर मैंने अपने ये लोगों को मसला बताया जो सुबह आते थे कि मेरे घर वालों ने ये कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा यार फिर इसका मतलब है तुम्हें सपोर्ट चाहिए। अच्छा उस्मान भाई, हमें बताइएगा जो आप जिस क्लब में खेल रहे हैं, आपके जूनियर्स आपके बारे में क्या राय रखते हैं? मेरे जूनियर जो मेरे बारे में राय रखते हैं, वो आप ये मेरे जूनियर बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि ये मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। मैं तो नहीं आपको बता सकता। जी आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद नदीम। जी नदीम भाई, बताइएगा कि उस्मान भाई के बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? उस्मान भाई के बारे में व्यूज़ यही हैं कि मैंने जितनी भी अपनी लाइफ गुजारी है ना, इनको एक बड़ा अच्छा इखलाक वाला बंदा और प्लेयर देखा है। और दूसरा ये कि चोट लग जाए ना अगर फुटबॉल में खेलते हुए, तो मैंने देखा है कि प्लेयर छोड़ जाते हैं, ठीक है, या बैठ जाते हैं। लेकिन ये बंदा वो है कि ये चोट लगी है, इसने ये नहीं फिक्र की कि मुझे चोट लगी है। इसने ये कहा कि हमारा रिज़ल्ट क्या है, कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा लास्ट में उस्मान भाई हमारे व्यूवर्स को कोई मोटिवेशनल मैसेज दें जिनसे वो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ सक्सेस हासिल करें आपकी तरह। मोटिवेशन यही है सब लोगों के लिए, जो लोग देखें इस इंटरव्यू को, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इसको मोटिवेशन में लें कि यार हमें कैसे मोटिवेट। आपको ज़िंदगी में कभी कोई मसला मसाइल आ जाए, उससे घबराओ नहीं। ये देखो, सबसे पहले बैठो, देखो यार प्रॉब्लम है क्या, इस तरह करके बैठो, अकेले बैठो, बिल्कुल अकेले, कोई ना बंदा हो वहाँ पे बैठो। बैठ के पहले तो प्रॉब्लम देखो कि प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकल सकता है। अगर सलूशन आपके हाथ में है तो सलूशन निकालो,
अगर किसी और के हाथ में, जैसे कि कोई फैसला होता है किसी और के हाथ में होता है, तो उसके लिए इंतज़ार करो और सब्र करो फैसला आने तक, ठीक है। अगर फैसला किसी और के हाथ में है और फैसला आने तक सब्र करते हो, फिर उसके लिए एक लाहे अमल बनाओ कि अगर फैसला मेरे हक में है तो क्या करना है, तो ना आया तो फिर क्या करना है, तो आप उसके लिए प्लानिंग करो। तो उसके लिए घबराना नहीं या परेशान नहीं होते चीज़ों को। ये दुनिया में इंसान आया ही इसीलिए है कि वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करे, ना कि वो चीज़ों से भागे, ठीक है। ये दुनिया में ट्यूनिंग है, ये ट्यूनिंग ही होनी है, सब लोगों की होनी है। किसी के लिए अच्छा वक्त आता है, किसी के लिए बुरा वक्त आता है। जिन लोगों का अच्छा वक्त आता है उनके लिए बुरा वक्त थोड़ा सा आसान आ जाता है, जिन लोगों के लिए बुरा वक्त होता है उनके लिए अगर बुरा आ जाए तो बहुत ही बुरा आता है फिर। तो वो इसलिए बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। बुरे वक्त को फेस करो, आगे निकलो, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बताया कि मैं अपनी स्टडीज़ में कैसे नालायक था, मैं ऐसा पढ़ना शुरू किया। देखो मैंने एमएससी में मेरी फर्स्ट डिवीज़न है, मेरी ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है। मैंने जो बीएससी ऑनर्स किया है मेरा 4.2 CGPA है, ठीक है। मेरी एमएससी में मेरा जो CGPA है वो 4.15 है। तो मैंने वो 90+ मार्क्स लिए हुए हैं। तो वो कैसे लिए हैं? वो ऐसे लिए हैं कि मैंने मेहनत करना शुरू की, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने ये नहीं किया कि छोड़ दो जी ये, अच्छा ये मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जाना, अच्छा खेलने की तरफ आ जाते हैं। तो खेला मैंने ऐसे, जैसे मेरे शूज़ मेरे भाई ने काट दिए थे, तो अगर मैं चाहता तो मैं कहता अच्छा यार अब तो सारा ज़ीरो पे आ गया, छोड़ो यार, हैं। ऐसे भी होता है, लगे रहना चाहिए। देखो सक्सेस वहाँ भी तब भी आती है। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं इधर हूँ, मैं क्या एक आम आदमी हूँ। हमारे पैगम्बर नहीं तो बाज आते, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या नहीं हुआ, क्रैश ने क्या नहीं किया, पत्थर तक मारे हैं, उनके पाँव में जख्म हो गए हैं, उनके पाँव बारिश वो ज़ख्मी हो गए। तो कैसे आप उनको नहीं कभी देखते कि यार उन्होंने अगर ज़िंदगी, वो कहते अच्छा यार मैं दीन बुलाने आया था, अच्छा ये दीन वाले नहीं है, मैं दीनदारों को दीन सिखा लेता हूँ। और यार दीनदारों को दीन सिखाना आसान है, जो दीन नहीं सीख रहे उनको दीन सिखाओ। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। जी व्यूअर्स, इस तरह की बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।